सारे सम्मानित अतिथिगण जो डैश पे हैं और यहाँ पे हमारे साथ में आए हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो मैं काफ़ी लंबा अनुभव रहा है यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करने का, स्पेशली पब्लिक हेल्थ एरिया में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफरेंट यूएन एजेंसीज के साथ मैंने मल्टीपल डिफरेंट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स पे काम किया है। और पब्लिक हेल्थ एक ऐसा इशूज़ है जिसको कि डिफरेंट सेगमेंट में शिफ्ट होते हुए अपनी छोटी सी कैरियर में देखा है। तो और पिछले कुछ दिनों में आप सब लोगों ने देखा है कि पब्लिक हेल्थ या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज किस तरीके से चेंज हुए हैं। आई थिंक पूरा जनरेशन है जिन्होंने कोविड को देखा है, और जो शायद अपने आप में एक लाइफ टाइम काइंड ऑफ हमारे एक्सपीरियंस है। आई थिंक पहले जब स्पेनिश फ्लू हुआ था और उस समय जिस तरीके से पूरी दुनिया स्थिर हो गई थी उसको लेके, और उसके बाद कोविड ने किया और हमें स्वास्थ्य के लेके बहुत ही जागरूक बनाया, और सेल्फ डिटर्मिनेशन एक आया हम सबको हेल्दी रहने के लिए। मैं जब आई थिंक यूनाइटेड नेशन में काम करता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी काफी क्लोजली काम किया, तो हम लोग बहुत ज्यादा हेल्थ एजुकेशन पे काम करते थे कि कैसे लोगों को अवेयर बनाए, उनकी हेल्थ को लेके जागरूक करके, और उसके लेके लोगों तक अपनी हेल्थ को लेके लोग अपने डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर तक पहुंचाने की बात करते थे। चाहे वो बच्चों की इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड प्रोग्राम हो, चाहे वो टीबी में डॉट्स प्रोग्राम। आप देखे होंगे कि प्रॉब्लम वहाँ है, उनको सब मालूम होता है, उनको सब मालूम है कि मेरे बच्चे को अगर वैक्सीनेशन नहीं लगेगी तो प्रॉब्लम होगी, है ना। लेकिन फिर भी हमारी एएनएम डोर टू डोर जाती है और उनको बोलती है कि आओ जी वैक्सीनेशन लगवा दो, और फिर भी नहीं आते, है ना। इसी तरीके से बट कोविड ने काफी हद तक हमें हेल्थ के प्रति जागरूक रहने को सिखा दिया। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले ये 2-3 सालों में हर लोग हेल्थ को लेके प्लानिंग करने लगे। पहले हमारा सब चीजों की प्लानिंग होती थी, बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग होती थी, घर बनाने की प्लानिंग होती थी, लेकिन हेल्थ की प्लानिंग सबसे लास्ट में जाती थी। बट कोविड ने इसको रीप्रायोरिटाइज कर दिया और हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पहुंच गई, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में हो, चाहे एजुकेशन प्लानिंग में हो, चाहे बच्चों के हेल्थ की प्लानिंग हो या खुद की प्लानिंग हो। तो इसमें एक रीप्रायोरिटाइज हो गया और इसमें बहुत बड़ा सर्च देखा गया कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, जो एक तरीके से कहा जा रहा था कि इंडिया में इट इज गोइंग टू बी अ फेल्ड सेक्टर, सडनली इट हैज बिकम द बूस्ट। एंड जो कोविड से पहले हमारा कवरेज रेट करीब 30-35% के रूप में हुआ करता था, आज विश्वास नहीं करोगे अराउंड 60% पीपल अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस कवर। और उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आयुष्मान भारत का। आयुष्मान भारत बिकॉज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात बहुत दिनों से हो रही थी पूरी दुनिया में, और दूसरे कंट्रीज में इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया था, लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो इसको लेके हमारी हेल्थ जो है हमारे लाइफ की एक प्रायोरिटी बनती चली गई और उसको लेके हम आगे बढ़ते चले। इंडिया एज ए स्टेट अगर आप देखोगे तो हम बहुत ही डिफरेंट कैटेगरीज में हैं। एक तरफ वी कॉल आवरसेल्फ एज ए डेवलपिंग कंट्री, प्रोग्रेसिव डेवलपिंग कंट्री। कई बार हमारा कुछ सर्टेन पॉकेट्स है वो इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड वर्ल्ड है, चाहे वो हेल्थ इंडिकेटर्स को लेके कहें, हेल्थ फैसिलिटीज को लेके कहें। हम पूरी दुनिया को मेडिकल टूरिज्म सिखाते हैं, हम लोगों को ले आके वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं। एक तरफ हमारे पास मेदांता है, बट एट द सेम टाइम हमारे कम से कम 30-40-50% ऐसे लोग हैं जिनको क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज भी नहीं प्रोवाइड होती। वी आर अनेबल टू डू दैट, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर, वो क्वालिटी हम नहीं दे पाते। एट द सेम टाइम हम दुनिया में कहते हैं वी आर ए यंग कंट्री, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो एजिंग। मतलब 30-40% हमारी पॉपुलेशन है वो एजिंग की तरफ जा रही है, और जब एजिंग की तरफ जा रही है तो और साथ साथ में हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। कहाँ हम आज से 10 साल पहले 60 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे थे, अब अराउंड 72 ईयर्स के लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे हैं।
तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को जो मिलना चाहिए, जो हेल्थ केयर में जिस तरीके की इनोवेशन या उनके प्रोसेसेस होनी चाहिए, वो अभी भी हम पूरी तरीके से इस पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए रेडी नहीं। यंग पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी चीज, जैसे ही ये वाला ग्रुप आता है उनकी नीड अलग हो जाती है। और एज ए हेल्थ इकोसिस्टम अभी भी ये जो हमारे पास बर्डन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हम रेडी नहीं है पूरी तरीके से। हमारा हेल्थ इकोसिस्टम रेडी नहीं है कि इनको कैसे सपोर्ट दें, चाहे उनको घर पे हेल्थ केयर देने की बात हो, चाहे आउटसाइड द होम हॉस्पिटल में देने की बात हो, या इन ट्रांजिट देने की बात हो। वो घर से अगर बाहर निकलते हैं, अगर आपको पिछले कुछ दिनों पहले एक सर्वे हुआ, एक स्टडी आई, उसमें ये देखा गया कि अराउंड 20 to 25% हमारे एल्डर हैं वो अकेले रहने को मजबूर है। अब मजबूर मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जो इकोसिस्टम है, अगर आप वेस्ट में देखेंगे वहां भी वो अकेले ही रहते हैं, उनके बच्चे साथ में नहीं रहते हैं, बट उनका जो इकोसिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है, चाहे वो कम्युनिकेशन टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, चाहे कम्युनिकेशन टू द उनके जनरल डेली कोर्स की हेल्थ सर्विसेज हो, उसके लिए वो कम्युनिकेशन सिस्टम इस तरीके से बन गई है जिससे कि वो अपने आप को हेल्पलेस नहीं फील करते। हमारे यहाँ हमने वो इकोसिस्टम पे अभी काम नहीं किया। So there is a need. So डॉक्टर रिंग में एक कोशिश यही है, हम लोग जो अभी उन्होंने नाम दे दिया, अभी तक हम लोग उसको ड्रिंक बोलते हुए, थैंक यू वेरी मच, आपने उसको जरा और अच्छा बना दिया, तो डॉक्टर रिंग हो गया। और डॉक्टर रिंग के पीछे एक बहुत बड़ा कोशिश यही हम लोग कर रहे हैं कि हाउ these elder people can communicate easily to the outside world। जब आप घर में, जब एल्डर के एज में बहुत सारे डिफरेंट, देखो एक तरीके की इट साउंड्स लाइक कि मैं थोड़ा ज्यादा बायस हो रहा हूं, बट ये एज ग्रुप है जो हमको सर्टेन टाइम पे एक डिसेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। कहीं ना कहीं हमारे में डिसेबिलिटी आती है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन क्या उस जो डिसेबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करते हुए क्या हम कुछ ऐसे इनोवेशन कर सकते हैं और सिंपल कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करें उस इनोवेशन में, जिससे कि इनका कम्युनिकेशन सिस्टम और बेटर हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि ड्रीम में हमारी कोशिश यही है, और शायद जब अगले साल हम लोग यहाँ पे मिलेंगे तो हम शायद अपने इनोवेशन के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।